हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू पुनिया क्लासेज एसआर। मैं परमजीत और आज से हम एक नया सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बायोलॉजी हम नेचर के बारे में, किसी भी जीव जंतु के बारे में नॉलेज लेने के लिए हम बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन, हमारा सिस्टम बना हुआ है, सेल से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, इसको हम पढ़ने के लिए, नॉलेज लेने के लिए बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। जो हमारे किसी एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है, नेचर के बारे में हमें जो नॉलेज लेना है, प्लांट्स के बारे में, जीव के बारे में, जंतु के बारे में, शरीर के बारे में, इसलिए हम बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलता है। तो आइए हम आज से है ना बायोलॉजी शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लिविंग को हम लाइफ भी बोल सकते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नोट करेंगे, जीवन अथवा जीव। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव कौन होता है? जो लिविंग है, जिसके अंदर सेल है, उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता स्टूडेंट्स कि बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है, ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बायोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन होता है कि बायोलॉजी का फादर कौन है? बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक एरिस्टोटल है। बायोलॉजी का जनक एरिस्टोटल है, जिसको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का फादर, द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। बायोलॉजी का जनक एरिस्टोटल है, हिंदी मीडियम के बच्चे नोट करेंगे अरस्तु है। अगर क्वेश्चन में आता है कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो वो अरस्तु है। अब एक और क्वेश्चन यहां पुट होता है कि बायोलॉजी शब्द है जो सबसे पहले सर्वप्रथम किसने यूज किया? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों, इसका सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एंड ट्रेन्यूवेल्स, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। बायोलॉजी, यहां से हमारे 4 क्वेश्चन पुट होते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं? लिविंग की स्टडी को, जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया शब्द है? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और बायोलॉजी का सर्वप्रथम यूज किसने किया था? बायोलॉजी का सर्वप्रथम यूज लैमार्क एंड ट्रेन्यूवेल्स वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बायोलॉजी का सर्वप्रथम यूज किया था। तो बायोलॉजी, अब हम आगे पढ़ते हैं कि बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है। बायोलॉजी को हम कितने टाइप से पढ़ सकते हैं? बायोलॉजी को हम 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। वो 2 टाइप्स कुछ इस प्रकार होंगे। उनमें नंबर 1 पे आता है
जूलॉजी। नंबर 1 पे आता है जूलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 पे आता है जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी स्टूडेंट्स, जू का मतलब होता है जू, जू और लॉजी, ये भी 2 शब्द से मिलकर बना है। जैसे बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही जूलॉजी भी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, जो इसमें एक शब्द आता है जू एंड सेकंड वर्ड इज लॉजी। जू जो शब्द है इसका मीन्स है एनिमल, एनिमल, और लॉजी का मतलब वही स्टडी, यानी कि किसी भी एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, किसी भी एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे नोट करेंगे, जंतु का अध्ययन, एनिमल मीन्स जंतु। हिंदी मीडियम के बच्चे नोट करेंगे, एनिमल्स मीन्स जंतु, स्टडी मीन्स अध्ययन, यानी कि जंतु के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जूलॉजी को भी जंतु विज्ञान कहा जाता है। देयर इज अ सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट्स, जंतु के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहा जाता है, जंतु जूलॉजी कहा जाता है। जंतु के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। जू का मतलब एनिमल होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। अब सेकंड जो इसकी टर्म है, सेकंड जो इसका टाइप है वो होता है बॉटनी। बॉटनी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जूलॉजी के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो जूलॉजी का, जब हम जूलॉजी को पढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी के बारे में हमने पढ़ा कि जंतु विज्ञान को जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। जू का मतलब एनिमल होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, यानी कि एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है, और जंतु विज्ञान, जंतु के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहा जाता है। तो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, जब जूलॉजी हम पढ़ते हैं तो एक वैज्ञानिक का, एक साइंटिस्ट का नाम आता है, जिसका नाम है एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। एरिस्टोटल ने जूलॉजी को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया, इसको 3 टाइप में बांट दिया। नंबर 1 पे इसने मोर्फोलॉजी में इसको डिवाइड किया। मोर्फोलॉजी का क्या मतलब है? मोर्फोलॉजी का मतलब है आकारकीय, यानी कि शरीर के, किसी भी प्लांट के, किसी भी शरीर के बाहरी हिस्से को जान लेना, उसकी बनावट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, वो बना कैसे हुआ है, कौन सा जो शेप है वो कहां पे है और कैसे है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, हमारा जो बाहरी है, हमारे कान कहाँ हैं, हमारी उंगली कहाँ है, हमारे नाखून कहाँ हैं, शरीर के या प्लांट के किसी भी बाहरी हिस्से को जान लेना, उसकी स्ट्रक्चर, उसका टाइप, उसकी शेप, उसका साइज, उसको ही मोर्फोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना के अध्ययन
को मोर्फोलॉजी कहा जाता है। किसी भी बाहरी अंग की संरचना बनी कैसे है उसको ही मोर्फोलॉजी कहा जाता है स्टूडेंट्स। और दूसरे टाइप में एरिस्टोटल ने इसको डिवाइड किया एनाटॉमी में। एनाटॉमी एनाटॉमी होता है आंतरिक अध्ययन। शरीर के प्लांट के किसी भी आंतरिक पार्ट को जान लेना, उसके अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कि हमारा ऑर्गन है जो अंदर, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, वो बना कैसे है, उसका शेप क्या है, उसका साइज कैसा है, उसका वेट कितना है, उसके बारे में जान लेना एनाटॉमी कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने इसके दो पार्ट को जाना। नंबर 1 था मॉर्फोलॉजी, नंबर 2 था एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में हमने जाना कि शरीर के किसी भी बाहरी हिस्से को, प्लांट के किसी भी बाहरी हिस्से का स्ट्रक्चर कैसा, उसका शेप कैसा, उसका साइज कैसा है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी हम बोलते हैं शरीर के प्लांट के किसी भी आंतरिक हिस्से को, शरीर के किसी भी आंतरिक हिस्से को के ऑर्गन, जैसे हमारा लीवर होता है, हमारी किडनी होती है, हमारा हार्ट होता है, उसका ऑर्गन बना कैसे, उसका शेप कैसा, साइज कैसा, उसका वेट कितना है, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। नंबर 3 पे हम अगर बात करते हैं, एरिस्टोटल ने नंबर 3 पे उसको डिवाइड किया जूलॉजी को, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियो का दोस्त मतलब होता है, देखो बायो पढ़ना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बायो को समझना ही मुश्किल है। अगर बायो समझ में आ जाती है तो हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। बायो को कभी पढ़ना नहीं है, कभी रटना नहीं है। अगर आप बायो को रटते हो तो बायो कभी भी आप बायो का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। बायो को समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में किसी भी प्लांट में कहाँ ऑर्गन, कौन सा पार्ट कहाँ पर है। अगर तब तक आप उसका शेप स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं तब तक आपको बायो समझ में नहीं आएगी। यानी हर वर्ड एक दूसरे से मिलकर बना हुआ है। जैसे बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ था, वैसे ही फिजियोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 फिजियो, नंबर 2 लॉजी। लॉजी का हम बार बार मीनिंग पढ़ते आ रहे हैं, जिसका मतलब स्टडी है, जिसको हिंदी में अध्ययन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रहा हूं कि स्टडी का मतलब अध्ययन है, और अगर हम बायो की फॉर्म में बात करते हैं तो लॉजी का मतलब स्टडी होता है। किसी भी प्रकार के अध्ययन, किसी भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे का अध्ययन करना, किसी भी पादपों का अध्ययन करना स्टडी कहलाता है। अध्ययन स्टडी कहलाता है। तो फिजियो का मतलब होता है जो वो एक्शन होता है। एक्शन, वो काम कैसा करता है, कब करता है, कैसे करता है, उसको ही फिजियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यकारिणी। किसी भी ऑर्गन का, जैसे हमारा ब्लड है, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, वो काम कैसे करता है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। इसके बाद हमने बात की थी कि बायोलॉजी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। मैं दोबारा फिर लिखूंगा यहां पे एक बार फिर, बायोलॉजी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। जूलॉजी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। मॉर्फोलॉजी, नंबर 2 एनाटॉमी, नंबर 3 फिजियोलॉजी। इसी प्रकार से अब बॉटनी क्या होता है, हम इसको एक बार छोड़ रहे हैं। अब बॉटनी क्या होता है? बॉटनी होता है स्टूडेंट्स की स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन करना।
पेड़ पौधों को बोलते हैं पादप, जिसको बोलते हैं पादप। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे पादपों का अध्ययन। बॉटनी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी करना ही बॉटनी कहलाता है। पादपों का अध्ययन करना ही बॉटनी कहलाता है। अब पादपों को क्या बोलते हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि जंतु के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है, उसी प्रकार पादपों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यानी कि बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे जूलॉजी के बारे में मैंने पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी का क्या काम होता है, एनाटॉमी का क्या काम होता है, फिजियोलॉजी का क्या काम होता है। मैं आपको दोबारा फिर एक बार बता रहा हूं कि मॉर्फोलॉजी हम किसी भी शरीर के पेड़ पौधे के बाहरी हिस्से के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को जान लेना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी शरीर के किसी भी पेड़ पौधे किसी भी आंतरिक हिस्से को जान लेना एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी शरीर का कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, जो तंत्र है, वो कैसे काम करता है, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही पादप यानी कि पेड़ पौधों का सेम एज इट इज, इसी प्रकार से मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में बॉटनी को कहा जाता है। यही सेम कार्य, यही सेम वर्क बॉटनी में होता है। अब बात आती है कि जूलॉजी का। हमने पढ़ा था कि जूलॉजी का हम जब भी जिक्र करते हैं तो एरिस्टोटल साइंटिस्ट का नाम जरूर आता है, जिसको अरस्तु कहते हैं। इसका नाम जरूर आता है। इसका नाम क्यों आता है? क्योंकि इसने इसके बारे में अध्ययन किया है। जूलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पर जाना है तो वो एरिस्टोटल ने जाना है। तो इसलिए हम एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी बोलेंगे। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है। अब आप कहेंगे कि बायोलॉजी का भी जनक और फादर एरिस्टोटल था, और यहां भी एरिस्टोटल ही है, क्योंकि जूलॉजी के बारे में ही सबसे पहले अध्ययन करने वाला, सबसे पहले जान लेने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति और वैज्ञानिक एरिस्टोटल था। इसलिए जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल को बोलेंगे। अब हम बॉटनी में बात करते हैं तो बॉटनी का जब भी हम जिक्र करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है। सो स्टूडेंट्स, हम जब भी बॉटनी का जिक्र करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम सामने आता है, जिनका नाम था जब भी हम बॉटनी का जिक्र करते हैं स्टूडेंट्स तो एक साइंटिस्ट का नाम, एक वैज्ञानिक का नाम सामने आता है, जिनका नाम था थियोफेस्टस। बॉटनी के बारे में अध्ययन करने वाला, बॉटनी के बारे में जानने वाला, जिसने बॉटनी की खोज की थी, वो साइंटिस्ट था थियोफेस्टस। अगर इसका अध्ययन करने वाला थियोफेस्टस है तो थियोफेस्टस को ही फादर ऑफ बॉटनी कहेंगे। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफेस्टस को बॉटनी का फादर कहते हैं। और इन दोनों ने, थियोफेस्टस ने और एरिस्टोटल ने, एक एक बुक लिखी इनके बारे में। जूलॉजी के बारे में बुक लिखने वाला एरिस्टोटल था, बॉटनी के बारे में बुक लिखने वाला थियोफेस्टस था। थियोफेस्टस ने इसके ऊपर बुक लिखी, थियोफेस्टस ने इसके बारे में जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। और जो जूलॉजी के बारे में जो बुक लिखी थी एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, उस बुक का नाम था
हिस्टोरिया एनिमेलिया। देखिए, बुक के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। अगर प्लांट का अध्ययन करेंगे, किसी भी पादप का, किसी भी प्लांट का अध्ययन करेंगे, तो उस बुक का नाम होगा प्लांटेरम। हिस्टोरिया तो दोनों में है, सेम शब्द, सेम वर्ड। हिस्टोरिया तो बुक का नाम दोनों में है, जिसकी खोज, जिसको लिखा था थियोफेस्टस ने और जिसको लिखा था एरिस्टोटल ने। लेकिन एनिमेलिया, एनिमल्स की खोज, जिस बुक में एनिमल के बारे में लिखा गया है, उस बुक को बोलेंगे एनिमेलिया। और जिस बुक में प्लांट के बारे में लिखा है, उस बुक को बोलेंगे प्लांटेरम। सो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। थियोफेस्टस ने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। नेक्स्ट हम जब पढ़ते हैं बायोलॉजी को, देखिए हमारा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का। हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कितने टाइप का होता है। बायोलॉजी 2 टाइप का था। नंबर 1 जूलॉजी एंड बॉटनी। आगे हम जब बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो सेल का जिक्र आता है। तो सेल होता क्या है, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अगर वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सेल के बारे में पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं गुण, उसके लक्षण क्या हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवधारी, यानी कि जीवधारियों के लक्षण या गुण। जीवधारियों के गुण या लक्षण ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अब यहां से जो बात आती है कि उनके गुण कैसे हम पता करेंगे, तो नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी मीडियम के बच्चे स्टूडेंट्स नोट करेंगे, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन। अब यहां पे अगर सेल की बात आती तो सेल होता क्या है, किसी भी जीव में जब जीव ही नाम आ गया कि लिविंग है, यानी कि अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर सेल प्रेजेंट है। जिसके अंदर सेल नहीं है वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव है। जिसके अंदर जीव है वो सेल, उसके अंदर सेल प्रेजेंट होगा 110%। लेकिन जिसके बाद जिसमें सेल नहीं है वो नॉन लिविंग होता है। हम पढ़ेंगे कोशिकीय संगठन। सेल के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग सेल इज प्रेजेंट, सेल उपस्थित है, कोशिका उपस्थित है, जो लिविंग है, जो जीवन है, जीव है। नॉन लिविंग, जिसको हिंदी में निर्जीव बोलते हैं। सेल इज नॉट प्रेजेंट, सेल यानी कि कोशिका अनुपस्थित है। लिविंग सेल इज प्रेजेंट, किसी भी लिविंग में सेल प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है कोशिका, और नॉन लिविंग में किसी भी निर्जीव में सेल नहीं होती है। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना। तो हम जब पढ़ते हैं कि सेल होता क्या है, सेल के बारे में हमने इतना जाना कि सेल नॉन लिविंग में और लिविंग में क्या फर्क है। अब हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे
तो सेल की जो डेफिनेशन है, सेल इट इज ए structural and functional unit of life. Cell कोशिका, it is a structural and functional unit of life. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नोट करेंगे, यह जीवन की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सेल की डेफिनेशन है, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इस डेफिनेशन को अगर हम समझेंगे, अगर हम इसको पढ़ेंगे, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो है कैसा दिखने में, एंड फंक्शनल कार्यात्मक कि वो काम कैसे करता है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी इकाई है, कोई भी यूनिट है, कोई भी सेल है, वो काम कैसे करती है। जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो सेल से मिलकर बनी हुई है, तो इसे बोलते हैं सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में और आगे जानेंगे कि बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।